वैज्ञानिक नए प्लैनेट्स की खोज करते रहते हैं जिन्हें वो सुपर अर्थ कहते हैं। ये पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा बड़े प्लैनेट्स की एक क्लास है, लेकिन ये यूरेनस और नेपच्यून जैसे आइस जायंट्स की तुलना में हल्की होती हैं। सुपर अर्थ चट्टान, गैस या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हो सकती हैं। वो अक्सर पृथ्वी से 2 गुना या कई गुना बड़ी होती हैं। वे स्टडी करने के लिए काफी दिलचस्प हैं, लेकिन हमसे काफी दूर हैं। मिनी नेपच्यून जैसे दूसरे दिलचस्प प्लैनेट्स के साथ वे हमारे सोलर सिस्टम के बाहर बहुत कॉमन है। वे गैस के बोने, बर्फ के जायंट या बड़ी रॉकी बॉडी भी हो सकते हैं, लेकिन फिर से हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जो दूसरे सोलर सिस्टम्स में नहीं है। जुपिटर। ये हमारे सूर्य का चक्कर लगाने वाला सबसे बड़ा और सबसे हैवी ऑब्जेक्ट है। हमारे सोलर सिस्टम में अपना दबदबा बनाने के लिए इस प्लैनेट्स के राजा के पास एक और पावरफुल सोर्स है। जुपिटर प्लैनेट्स को खाने के लिए बदनाम है। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक प्रोटो प्लैनेट इससे टकराया था, जब जुपिटर अपने स्टार्टिंग फेज में काफी यंग प्लैनेट था। बर्फ और चट्टान से बना ये प्रोटो प्लैनेट पृथ्वी से 10 गुना भारी था। टक्कर बहुत बड़ी थी। जुपिटर का कोर टूट गया और हीलियम और हाइड्रोजन डेंस मटेरियल के साथ मिक्स हो गए। समय बीतता गया और हैवी मटेरियल वापस डेंस कोर में सेटल हो गया, जो आज हमें दिखता है। और अगर उसने पहले किसी प्लैनेट को निगल लिया था तो वो इसे आगे भी जारी रख सकता है। हमें शक है कि हमारे सोलर सिस्टम में अब के मुकाबले बड़े प्लैनेट हुआ करते थे। उदाहरण के लिए आज मरकरी के आसपास थोड़ी खाली जगह है। पृथ्वी और नेपच्यून के बीच के साइज के साथ कई दूसरे सेंट्रल स्टार्स के आसपास के समान एरिया पक्के तौर पर इंटरमीडिएट मास प्लैनेट से काफी भरे हुए हैं। हमारा सोलर सिस्टम अपनी शुरुआत में एक भीड़ भाड़ वाली जगह था। युवा तारे धूल और गैस के घूमते हुए डिस्क से घिरे हुए थे। अब प्लैनेट उस मलबे से बने होंगे, पेड़ों के जैसे, जब वे जमीन से ऊपर उठ रहे हों। छोटे चट्टानी प्लैनेट स्टार्स के करीब तेज हीट और लाइट में बनते हैं, जबकि गैस जायंट दूर बाहर वहां बनते हैं जहां टेम्परेचर कम होता है, जिसका मतलब है कि वो ज्यादा गैसी मटेरियल्स को जमा कर सकते हैं। वैसे भले ही हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट आज बहुत स्थिर और शांत लगते हैं, वे अपने ऑर्बिट को फॉलो करते नजर आते हैं, लेकिन वो पहले इतने शांत नहीं थे। कुछ प्लैनेट्स का सर्कुलर ऑर्बिट नहीं था, उनके पास लंबे आकार के ज्यादा लीक सेट कर रास्ते थे। ये उन्हें पहले अपने स्टार्स की ओर झूमते हुए लेकर जाते और फिर वहां से दूर ले जाते। ये ऐसा था जैसे वो रास्ते में दूसरे प्लैनेट्स की ग्रेविटी द्वारा धकेल दिए गए हों। ग्रैंड टैक थ्योरी इसी को कहा जाता है। ये थ्योरी कुछ लाखों सालों पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तब होने वाली चीजों को समझाती है। किसी पॉइंट पर यहाँ के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक जुपिटर हमारे सेंट्रल स्टार्स के करीब आ गया होगा। उसके बाद ये वापस जाते हुए अपने साथ मलबे का एक बड़ा बादल लेता गया। जब ये किसी नए प्लैनेट के पास से गुजरता तो ये एक सेल बोट की तरह बन जाता था। जो प्लैनेट अभी बनने के प्रोसेस में ही थे, उनके साथ इस तरह से व्यवहार हुआ। शनि ग्रह के पूरी तरह से बनने के बाद सोलर सिस्टम में हमारे करीबी पड़ोसियों का थोड़ा बहुत सफाया हो गया। लेकिन अगर ग्रैंड टैक का आइडिया सही है तो जुपिटर ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पकड़ लिया और इसके माइग्रेशन के दौरान इस एरिया में काफी ज्यादा टकराव हुए। यही वजह है कि कुछ प्लैनेट्स ने एक दूसरे को तबाह कर दिया और खा लिया। हो सकता है कि जुपिटर ने हमें कुछ पानी दिया हो जो अब हमारे प्लैनेट पर मौजूद ओशियंस में भरा है। ये बहुत सारे एस्टेरॉइड्स को अपने साथ लेकर चला गया। समय समय पर ये इंटरस्टेलर स्पेस में या हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बीच कुछ सनसनाहट भरा भेजता रहता है। हो सकता है कि इसने 6 करोड़ लाख साल पहले डायनासोर के गायब होने की घटना में भी हिस्सा लिया हो। जब बड़ी सी आसमानी चट्टान पृथ्वी से टकराई तो उसने मैक्सिको की युकाटन पेनिनसुला के कोस्ट पर एक क्रेटर बना दिया। ये सब भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी का कारण बना, जिसने पृथ्वी पर सभी जानवरों और पौधों के जीवन पर बहुत ज्यादा असर डाला। ये कहां से आया था ये कोई नहीं जानता। हम ये भी नहीं जानते कि ये एस्टेरॉइड था या कॉमेट। एक थ्योरी कहती है कि ये कॉमेट हो सकता है जो ऊट क्लाउड से आया था। ये बर्फीले मलबे से बना था और हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर कहीं लोकेटेड था। ये जुपिटर और उसकी पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स से पक्के तौर पर टकरा सकता था। इस तरह हमारा सोलर सिस्टम एक पिन बॉल मशीन की तरह था, जहां सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर आने वाले कॉमेट्स को ऑर्बिट में लाता और उन्हें सूर्य के करीब भेजता था। जब ये कॉमेट सूर्य के पास होते तो वे मजबूत टाइटल फोर्स से गुजरते जो उन्हें तोड़कर अलग कर देती
और आखिर में कॉमेट छर्रे जैसे टुकड़े बन जाते थे। ये इवेंट एक ऐसा टाइम था जब हमारे स्तनधारी पूर्वजों ने रूल करना शुरू किया था। इसका मतलब है कि जुपिटर के बिना हम भी नहीं होते, पृथ्वी भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट झूमता हुआ आया, उसने पुराने प्लैनेट्स को तबाह कर दिया और हमारे जैसी छोटी दुनिया के लिए रास्ता साफ कर दिया। हो सकता है कि जुपिटर वो वजह रही हो जिसकी वजह से हमें अभी प्लैनेट नाइट नहीं मिल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मौजूद है और उन्हें लगता है कि नेपच्यून से परे कहीं छिपा हो सकता है, लेकिन वो प्लूटो नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में 3 जोन हैं, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट और उससे आगे जो कुछ भी शेष है। ये रहस्यमयी प्लैनेट पृथ्वी या मार्स के साइज का हो सकता है। हमारे सोलर सिस्टम के आउटर पार्ट्स में या कहीं डीप स्पेस में धकेले जाने से पहले ये गैस जायंट्स के बीच घूमता होगा। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैस और केमिकल कॉम्पोजिशन में अंतर के कारण जुपिटर पर स्ट्राइपस है। साइंटिस्ट सोचते थे कि इन अलग अलग कलर्स की इकलौती वजह पावरफुल एटमॉस्फेरिक विंड्स और एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बीच घूमने वाला मटेरियल है। अब हम जानते हैं कि लाइट कलर की स्ट्राइप्स या जिन्हें जोन कहा जाता है वो हमें दिखाते हैं कि गैस कहां से उठती है। जब स्ट्राइप्स डार्क कलर की होती हैं तो वे बेल्ट कहलाती हैं और हमें बता सकती हैं कि गैस कहां डूब रही है। जुपिटर के मून भी हो सकते हैं। प्लैनेट स्ट्राइप वाला क्यों है? क्योंकि वे इसके एटमॉस्फेरिक क्वेश्चन सेल्स से खींचते हुए चल रहे हैं। जुपिटर के सेंटर में हीलियम और मेटालिक हाइड्रोजन से बना एक डेंस लिक्विड कोर है। इसमें डिसॉल्व हुए हैवी मैटर शामिल है। जैसे जैसे हम इसके सेंटर से आगे बढ़ते हैं, प्लैनेट के अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर कम होता जाता है। इस तरह अंदर का लिक्विड एटमॉस्फेयर से गैसों को रास्ता देता है, जो फिर से ज्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन गैस होती है। कोई नहीं जानता कि ये लिक्विड या गैस बाउंड्री कितनी गहरी है, लेकिन प्लैनेट शायद अपने बादलों के टॉप के नीचे कुछ 1000 मील की दूरी पर पूरी तरह से लिक्विड है। अगर हम इसकी गैसों को हटा सकते तो जुपिटर तब भी शनि ग्रह जैसे कुछ दूसरे जायंट से बड़ा होगा। जुपिटर को कभी कभी फेल स्टार भी कहा जाता है। हालांकि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये दूसरे स्टार्स की तरह ज्यादातर हाइड्रोजन से बना है, लेकिन ये अभी भी अपने कोर में थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस को शुरू करने के लिए ज्यादा बड़ा नहीं है, जो आखिर में इसे रियल स्टार में तब्दील कर देगा। थ्योरी के मुताबिक हर ऑब्जेक्ट स्टार बन सकता है। अगर काफी मास होगा तो टेम्परेचर और अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा और थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस शुरू हो जाएंगे। तो जुपिटर को सूर्य जैसे स्टार में बदलने के लिए आपको इसे 1000 गुना ज्यादा बड़ा बनाना होगा, लेकिन एक ठंडा लाल बौना बनाने के लिए आपको केवल 80 जुपिटर मास की जरूरत होगी। इस तरह जुपिटर अपने आप हमारे सोलर सिस्टम का एक नया स्टार नहीं बन जाएगा, लेकिन अगर समान मास वाले कई स्पेस ऑब्जेक्ट्स इससे टकराते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर जुपिटर उन्हें खा लेता है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन शायद आप कभी इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। लेकिन थ्योरी में अगर ये एक बड़ा स्टार बन सकता तो इसने दूसरे प्लैनेट्स को स्टेबल ऑर्बिट में बनने से रोक दिया होता। ये उन प्लैनेट्स के सरफेस को मिलने वाले रेडिएशन को भी बढ़ा देता। यही वजह है कि हमारे सोलर सिस्टम में जीवन का विकास करना असल में काफी मुश्किल होगा। जुपिटर वो प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे फास्ट घूमता है। भले ही यह काफी बड़ा हो, यानी पृथ्वी से 300 गुना से ज्यादा बड़ा, और हमारे पूरे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा विशाल हो। इसे अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर लगाने में बस 10 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर ये और ज्यादा विशाल हो जाता तो ये सिकुड़ जाता। ज्यादा मास जुपिटर को टेंस बना देगा, जिसका मतलब है कि वो अपने आप को अंदर खींचना शुरू कर देगा। इसलिए अपने मास का 4 गुना तक हासिल कर सकता है और फिर भी उसी साइज का रहेगा।